Hello students, so welcome back to our new video, that is the surface chemistry part number 10. And so in the previous section we have learned about the missile formation, sodium stearate formula. Okay, so today we are going to start a new topic, that is property of colloidal solution. तो इससे पहले हमने जो देखा था उसके बाद यही वाला टॉपिक बचता है जो कि हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है. ठीक है, सो इस प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आपके टॉपिक में से चला गया है, सो वो मैं नहीं करवाऊंगी. अभी प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन देखते हैं. प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन. ओके, तो ये सारी क्या प्रॉपर्टीज़ है कोलोइडल सोल्यूशन की, उसके बारे में बात किया जा रहा है. क्लियर. तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आती है. जैसे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उसी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो पहला नाम बोला है, दैट इज़ दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. अच्छा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि देखो कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्या होता है, साइज़ में थोड़ा बिगर होता है. उनके बड़े बड़े बिगर एग्रीगेट्स होते हैं. उस वजह से यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कोलोइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो कंपैरेटिवली स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मान लो जो हमारे पास जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उससे तो साइज़ में कम ही आपको दिखेगा कोलोइडल सोल्यूशन, तो वो थोड़ा साइज़ में कम होता है कोलोइडल सोल्यूशन, ये ध्यान रखना. हैंस हम ये कह सकते हैं कि जो भी वैल्यूज़ होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑस्मोटिक प्रेशर है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो भी हमने वैल्यूज़ देखी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन चैप्टर नंबर 2, दैट आर ऑल स्मॉल ऑर्डर एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू शोन ट्रू सोल्यूशन. जो एक्चुअल में सोल्यूशन होता है उससे कम वैल्यूज़ आती है, क्योंकि स्मॉल कंसनट्रेशन में लिया जाता है और कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल में स्मॉल होते हैं. ओके, सो पहली थी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो इसमें आपको क्या लिखना है कि जो हमारे पास कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स स्मॉल. ठीक है, ये बात हमने देखी, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पैराग्राफ में. उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें सेकंड जो टर्म आता है जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट. ओके, सो चलिए देखते हैं टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं. तो हम लोग अभी देख रहे थे कि कोलोइडल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं जनरली. ओके, सो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है. इसके बाद जो हमारे पास न्यू प्रॉपर्टीज़ आती है अलग अलग, इसके बाद यानी कि हमारा जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, दैट इज़ दी, इसी में है टिंडल इफेक्ट. ओके, टिंडल इफेक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो याद रखना सेकंड जो टर्म आता है जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट. ओके, अब ये टिंडल इफेक्ट कैसे काम करता है ये पक्का आएगा. टिंडल इफेक्ट मतलब एक होमोजीनियस सोल्यूशन जो कि हम डार्क कोई भी डार्क रूम होता है ना, वहाँ पे लाइट हम जानते हैं कि जल्दी मतलब अगर स्कैटर्ड होती है तो हमें इजीली देखने को मिलता है. वही चीज़ टिंडल इफेक्ट है कि एक होमोजीनियस सोल्यूशन है जो कि हम डार्क में एक होमोजीनियस सोल्यूशन हमको रखते हैं डार्क, ताकि है ना डार्क चीज़ ऑब्जर्व हो सके लाइट के डायरेक्शन में, है ना, तब वो क्लियरली अपीयर होगा तभी तो. और ये चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट में ही, यानी राइट एंगल से देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन जो लाइट बीम की आ रही है इट अपीयर परफेक्टली डार्क. आप समझ सकते हो कि टिंडल इफेक्ट कब देगा, अगर मान लो अगर डार्क रूम है, एक जैसे हम समझ सकते हैं कोई एक होल है, मतलब एक डार्क रूम अगर हमारे है तो क्या करेंगे, एक होल मान लो थोड़ा सा होल कर दिया हमने उस डार्क रूम में, तो सनलाइट की जो रेज आएगी तो लाइट जो है वो पूरी रूम में डार्क मतलब पूरी स्कैटर्ड हो जाएगी. दैट इज़ वन टाइप ऑफ व्हाट टिंडल इफेक्ट. तो उसी वे में यहाँ पे समझाया हुआ है एक डार्क रूम का एग्जांपल देके जो कि परफेक्टली डार्क अपीयर होगा इसमें, ये ध्यान रखना. तो देखो होमोजीनियस सोल्यूशन प्लेस्ड इन डार्क इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो वो लाइट के डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा और इट अपीयर क्लियरली. ओके,
इट इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम। आपको ये ऑब्जर्व देखा जाएगा, मतलब देखने को ऐसा मिलेगा कि जो भी राइट एंगल्स जो हैं हमारे डायरेक्शन की, जो लाइट की जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में लाइट बीम है। सो हम कह सकते हैं इट अपीयर परफेक्टली डार्क, पूरी तरह से। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आपका डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको वो बताऊँगी बना के, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये डायग्राम ही देख लेते हैं क्या बोला है। देखो कुछ इस टाइप से आपको गिवन है। सबसे पहले तो आपको ये कुछ कोलोइडल सोल्यूशन है वो ध्यान रखना, ये आपका कोलोइडल सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा लाइट सोर्स है, सपोज करो कि ये हमारा लाइट सोर्स है, ओके। इस डायग्राम से समझो ये लाइट सोर्स है, और उसके बाद ये लाइट सोर्स है, मतलब यहीं से सारी लाइट आ रही है, और ये मान लो कि कोई एक लेंस है, यानी सॉरी टिंडल कोन है, जिसे यस टिंडल कोन कहते हैं, जिसमें से लाइट पास होगी, टिंडल कोन कहते हैं। वन टाइप ऑफ हम कह सकते हैं लेंस की तरह ही काम करता है, ओके। सो ऑब्जर्व करके बाद में इसको स्कैटर्ड कराएगा कुछ इस वे में, इस वे में लाइट को क्या कराता है, स्कैटर्ड कराता है हर एक डायरेक्शन में। स्कैटर्ड का मतलब होता है हर एक डायरेक्शन में लाइट को फैलाना, ओके। सो ये क्या होगा, स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट, ओके। ये लाइट स्कैटर्ड हो गई। यहाँ पे लाइट स्कैटर्ड होने के बाद इसको हम किससे ऑब्जर्व करते हैं बेटा, इसको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे यानी ऊपर में, सबसे ऊपर यहाँ पे कहीं पे हम माइक्रोस्कोप, ये सपोज़ करो कि ये जो मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, ये आप सपोज़ करो कि ये मैंने माइक्रोस्कोप लिया है, ठीक है। तो ये मैंने माइक्रोस्कोप लिया है, और माइक्रोस्कोप की वजह की हेल्प से ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरी जो लाइट है वो क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है, क्लियरली, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने बताया है उसमें आगे यहाँ पे मतलब आईज़ होगी, यहाँ पे आप कह सकते हो हम आईज़ लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि हम देखेंगे तो आँख से ना, यहाँ पे आँख होगी हमारी, यहाँ पे माइक्रोस्कोप होगा, तब हम देख पाएंगे कि यहाँ पे कितनी लाइट स्कैटर्ड हुई है। तो इस वे में कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये देखो कि जो हमारे मैंने आपको अभी बताया कि वो क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं। उसके बाद कोलोइडल सोल्यूशन व्यू इन द सेम वे में ऑल्सो अपीयर। अच्छा, जैसे हम देख सकते हैं कोलोइडल सोल्यूशन की बात करते हैं, ये रहा, ये जो हमारा कोलोइडल सोल्यूशन एकदम सेम वे, यानी इस एकदम क्लियरली अपीयर करता है, एकदम क्लियरली, जिसे हम बोलते हैं, जो इसमें वर्ड यूज़ करेंगे, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्लुएंट बाय द ट्रांसमिटेड लाइट, बट दे शो अ माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग ओपिलियंस व्हेन व्यूड एट राइट एंगल टू द पैसेज ऑफ लाइट, ओके। यानी कि जैसे जैसे लाइट का पैसेज होता जाता है, पास होता रहता है सोर्स में से, तो क्या होता है, हमें एक लाइट का ऑब्जर्वेशन, हमें एक ट्रांसमिशन, हमें एक रीजनेबल ट्रांसक्यूलेंट ट्रांसमिटेड लाइट जिसे हम कहते हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को स्ट्रांगली मिलता है। जहाँ पे हम राइट एंगल, यानी कि कितना मतलब लाइट पास हो रही है, वो हम राइट एंगल पे भी देख सकते हैं, एकदम ऐसे ऊपर से अगर आप देखो तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दैट इज़, यानी कि हम कह सकते हैं जो भी, इसको हम कहते हैं पाथ ऑफ बीम, यानी कि ये क्या है, पाथ ऑफ बीम है, कितनी बीम ऑफ लाइट पास हो रही है, ओके। सो ये पाथ ऑफ बीम जो हम देख सकते हैं वो ब्लूइश लाइट, एक टाइप अलग अलग लाइट होती है, कोई ब्लूइश लाइट, ग्रीनिश लाइट, मतलब स्कैटर्ड हुई ना लाइट, तो जब भी लाइट स्कैटर्ड हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो अपनी अपनी अलग अलग कलर देती है, ओके। सो यहाँ पे जैसे इसने बोला है कि द पाथ ऑफ बीम इज इल्यूमिनेटेड बाय व्हाट, ब्लूइश लाइट। सो जो इफेक्ट जो ऑब्जर्व किया था फैराडे ने, और ये स्टडी टिंडल ने किया था, सो बेसिकली इसका नाम दे दिया टिंडल इफेक्ट, ओके। ये ब्राइट कोन जो लाइट का है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल कोन, ये जो इसको क्या, ये ब्राइट होता है थोड़ा, सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टिंडल कोन, ओके। सो जिसे हम कहते हैं ब्राइट कोन ऑफ लाइट, जो फिगर में गिवन है। अब ये जो टिंडल इफेक्ट है, ये जो है, ये क्या होता है कि एक फैक्ट इसमें ऐसा बोला था कि कोलोइडल पार्टिकल्स स्कैटर्ड लाइट इन ऑल डायरेक्शन इन द स्पेस। ये जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स, अब ऑब्वियसली है कि हमारे पास लाइट सोर्स है, ठीक है, टिंडल कोन है, उसमें से ही पास हो रहा है, कोलोइडल सोल्यूशन हमारे पास है, तो जो भी लाइट स्कैटर्ड होगी वो क्या होगी, एक टाइप को आपका स्कैटरिंग लाइट कोलोइडली मिलेगा। सो हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो टिंडल इफेक्ट जो हो रहा है, कोलोइडल पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, मतलब लाइट क्या होगी, हर एक डायरेक्शन में चली जाएगी स्पेस में, यानी ये तो एक टाइप का स्पेस ही है ना इनके बीच, तो ये पूरा क्या हुआ, एक स्पेस है, उसमें लाइट क्या होगी, पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जाएगी, ओके। और यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं
कि जो पूरी तरह से इल्यूमिनेट कर जाती है। ये पाथ ऑफ बीम जो है वो कोलोइडल डिस्पर्स कर जाती है, पूरी तरह से कोलोइडल डिस्पर्शन हो जाता है। ओके, सो ये था आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर में, सिनेमा हॉल्स। अच्छा, देखा है ना आपने सिनेमा हॉल्स में हम क्या करते हैं, इतने बड़ी बड़ी जो लाइट्स स्क्रीन पे पड़ती है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ अ टिंडल इफेक्ट ही है। पूरा देखो, आप देखते हो थिएटर में पूरा डार्क रूम होता है और उसमें आपको सिर्फ एक स्क्रीन दिखती है ना, तो वो भी देखो एक वन टाइप ऑफ टिंडल इफेक्ट ही है, जिसमें क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन, पिक्चर का जो प्रोजेक्शन होता है सिनेमा हॉल में, वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट का स्कैटर्ड होना बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल प्रेजेंट देयर। अब देखो लाइट का प्रेजेंट होना, स्कैटर्ड होना, तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्मोक, एक डस्ट पार्टिकल तो प्रेजेंट होता है ना लाइट के आगे, आप देख सकते हो वो चीज़ कि डस्ट पार्टिकल्स या डस्ट स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो टिंडल इफेक्ट जो हम ऑब्जर्व करेंगे तभी देखेंगे जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये दो कंडीशन आप याद रखना कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहली कंडीशन आती है जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। जो भी डायमीटर होगा, जो भी आपके पार्टिकल डिस्पर्स हो रहे हैं मीडियम के अंदर, तो उसका जो डायमीटर होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मच स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट का जो वेवलेंथ है उससे। तो सपोज करो जो हमारा पार्टिकल है, देखो जैसे हम डायमीटर तो हम जानते हैं क्या होता है बेसिकली, डायमीटर रेडियस, डायमीटर यानी अगर मान लो कोई भी सर्कल है उसका फुल होता है डायमीटर। ओके, तो डायमीटर किसका, पार्टिकल का, यानी उसकी जो भी डिस्पर्स हो रही है पार्टिकल्स, उसमें मतलब कहाँ तक, कितनी लेंथ, कितने डायमीटर में डिस्पर्स हो रहा है, वो एक कहने का मतलब है। सो जो भी लाइट हमारी डिस्पर्स हो रही है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इज़ नॉट मच, इतना मतलब स्मॉलर, इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए देन दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यानी कि हमारे पास सपोज करो वेवलेंथ मतलब लैम्डा, यानी लाइट डिस्पर्स मीडियम की जो वेवलेंथ है उससे। ओके, ये याद रखना। और दूसरा जो आता है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस। रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का मतलब होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस। अब रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का मतलब होता है जो भी, यानी आपने देखा होगा ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, दो मीडियम होते हैं। ओके, एक अपर मीडियम होता है, रेरर मीडियम होता है, और नीचे होता है डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, रेरर डेंसर हम पढ़ चुके हैं, आगे भी आएगा। यानी और यहाँ पे एक लेयर होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी लाइट आती है वो पहले रेरर मीडियम में पड़ती है, फिर जाके डेंसर मीडियम में आते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से। सेम चीज़ यहाँ पे फिजिक्स का कंसेप्ट ही लगाना है, थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ क्या चीज़ अलग है इसमें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना कि वो लाइट से ही रिलेटेड कोई टर्म आती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ये बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन द मैग्नीट्यूड। याद रखो कि मैग्नीट्यूड में मान लो कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर रेरर मीडियम, अगर n ग्रेटर देन 1 होता है, यानी पार्टिकल की साइज उसमें ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होता है, इसमें लेस देन 1 हो जाएगा ऐसा। तो यानी उसके मैग्नीट्यूड हमेशा कैसे होता है, डिफ़र करते हैं, इस वजह से तो दो लेयर ये क्रिएट करता है। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस जो डिस्पर्स फेस का होता है, वहाँ पे मीडियम थे अलग अलग, यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखना है टर्म, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। ओके, हमारे केमिस्ट्री में ये दो टर्म्स आते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, उसको पूरी तरह से डिफ़र करता है मैग्नीट्यूड के रिलेटेड। ओके, सो ये था आप लोगों का दो पॉइंट जो आपको टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करते वक्त आपको ध्यान रखना है। पहला डायमीटर वाला है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि डायमीटर जो होता है, डिस्पर्स पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स हैं वो इतना ज़्यादा, नॉट मच स्मॉलर, इतना ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, जो भी लाइट की जो वेवलेंथ फिक्स होती है उससे। अगर डिस्पर्स पार्टिकल का डायमीटर उससे छोटा होता है लाइट की वेवलेंथ से, तो क्या होगा, वो लाइट स्कैटर्ड नहीं कर पाएगी। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना, वो पार्टिकल नहीं जा पाएगा। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम ग्रेटली मैग्नीट्यूड डिफर करता है। ओके, सो ये था आप लोगों का दो कंडीशन। इसके बाद आप देखोगे टिंडल इफेक्ट के बारे में बोला है, दो चार चीज़ें वो मैं आपको बताती हूँ, सो ध्यान से सुनना।
इसके बाद आपके जो बुक में दिया है वो थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें। ज़रा समझना इसमें क्या है कि टिंडल इफ़ेक्ट जो हम यूज़ करते हैं मतलब देखो डिस्टिंग्विश करने के लिए बेसिकली कोलोइडल और ट्रू सोल्यूशन को, कि कोलोइडल सोल्यूशन क्या है और ट्रू सोल्यूशन क्या है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इसमें ज़रा आप लोग याद रखना, जिगमॉन्डी करके एक साइंटिस्ट था 1903 में, टिंडल इफ़ेक्ट को पूरी तरह से सेटअप किया था। एक एपरेटस, मतलब टिंडल इफ़ेक्ट को सेटअप करने के लिए जो एपरेटस जो हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ओके, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जिसे हम कहते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उसकी हेल्प लेके हम कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। उसके बाद जो भी मैंने आपको बताया, अब इंटेंस बीम ऑफ लाइट, यानी अंदर से जो आने वाली लाइट ये हैं, इंटेंस बीम ऑफ लाइट को हम फोकस कराते हैं कोलोइडल सोल्यूशन पे। मैंने आपको अभी बताया जो भी बीम ऑफ लाइट आती है वो कोलोइडल सोल्यूशन पे फोकस की जाती है, जो कि कंटेन किया जाता है ग्लास वेसल में। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देके बता रही थी कि आपके पास जो कोलोइडल सोल्यूशन है यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है, उसमें जो लाइट आती है वो एक क्लोज वेसल में फिक्स्ड होती है। जैसे अगर मुझे ऑब्जर्वेशन करना था तो यहाँ से मैं देख सकती थी, लेकिन होता कैसा है, ये क्लोज्ड वेसल के फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रखना कि हम कंटेन में यानी ग्लास वेसल में हम लोग लेते हैं। फोकस करते हैं बाद में लाइट पे, और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप से राइट एंगल। बेसिकली हम राइट एंगल ही देखते हैं। याद रखना कि हम राइट एंगल से देखते हैं बीम को, कि बीम किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इंडिविजुअल मतलब अलग अलग कोलोइडल पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ब्राइट, कुछ ब्राइट स्टार देखेंगे, कुछ डार्क बैकग्राउंड के दिखेंगे। अलग अलग कोलोइडल पार्टिकल की लाइट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। कोई ब्राइट, मैंने आपको बताया अभी, कोई ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, कोई ज़्यादा डार्क दिखेगा। ओके, इस टाइप में कोई लाइट दिखेगा तो लाइट स्कैटर्ड होती है, तो उसके बाद उसकी मतलब कलर थोड़े चेंज हो जाते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है हमने अभी देखा कि वो रेंडर नहीं करता है एक्चुअल कोलोइडल पार्टिकल्स को, वो विजिबल कराता है, बट ओनली ऑब्जर्व द लाइट स्कैटर्ड बाय देम। उससे सिर्फ और सिर्फ क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि यानी कोई भी कोलोइडल पार्टिकल्स को नहीं, लेकिन विजिबल बट ओनली ऑब्जर्व द लाइट स्कैटर्ड बाय देम। जो भी लाइट स्कैटर्ड हो रही है वो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, यानी कि वो एक्चुअल कोलोइडल पार्टिकल्स को रेंडर नहीं कराएगा, चेंज नहीं कराएगा। हम कह सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ना, वो डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। यानी कि ये जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वो क्या करता है, डज नॉट प्रोवाइड, यानी कि ये कुछ भी नहीं बताता शेप, यानी कि ना ही शेप के बारे में, शेप एंड साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल। मैंने आपको अभी बताया इसको कोलोइडल पार्टिकल, यानी कि जो उसके पास कोलोइडल सॉल्यूशन उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ लाइट जो स्कैटर्ड हो रही है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखना है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन, यानी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है शेप एंड साइज ऑफ दी कोलोइडल पार्टिकल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है जिसे हम कहते हैं कलर, याद रखना कलर कहते हैं। ठीक है, अब ये कलर क्या है वो हम देखते हैं, इसमें क्या क्या कलरिंग का यूज़ किया गया है। कलर जो है कोलोइडल सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, यानी लाइट की कितनी वेवलेंथ है जो स्कैटर्ड हुई है डिस्पर्स पार्टिकल। यानी कि कह सकते हैं हम कलर जो बेसिकली कोलोइडल जो सॉल्यूशन हम लेते हैं उस पर डायरेक्ट वेवलेंथ पे, लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करती है कितना स्कैटर्ड किया। द वेवलेंथ ऑफ जो लाइट जो हम कहते हैं अभी जो बता रही थी वो फर्दर वो डिपेंड करता है साइज़ पे एंड द नेचर ऑफ पार्टिकल। अब ये वेवलेंथ तो वही है ना जो किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली जो साइज़ कैसा है, पार्टिकल का नेचर कैसा है, उस पर से ही तो हम कलर पता कर पाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये जो कलर है कोलोइडल सॉल्यूशन का वो चेंज होता रहता है। किस मैनर में, जिसमें कि देखो ऑब्वियसली हमेशा फिक्स नहीं होता, ये स्कैटर्ड होने के बाद क्या होती है, चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब ये जो चेंज हो रहा है किस मैनर में, कि जो ऑब्जर्वर लाइट रिसीव करता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात बताऊं कि अगर मैं मिक्सचर ले रही हूँ मिल्क एंड वाटर का, है ना, अगर वो अपीयर मतलब ब्लू अपीयर कर रहा है, जब मैं उसको रिफ्लेक्टेड लाइट से व्यू करूँगी, मतलब मैं रिफ्लेक्ट हो चुकी है, अब रिफ्लेक्टेड लाइट अगर मैं व्यू करती हूँ तो वो रेड हो जाता है। एंड व्हेन व्यूड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट, अगर मैं क्या होता है
चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि अगर मैं मिक्सचर ले रही हूँ, देखो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर ब्लू व्हेन व्यू बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट, जैसे मैं रिफ्लेक्टेड लाइट से देखती हूँ तो वो ब्लू दिखता है, एंड रेड दिखता है व्हेन व्यू बाय द ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिट हो जाता है पूरी तरह से तब ये रेड दिखने लगता है। समझे आप लोग? तो दैट मीन्स कलर जो है वो चेंज होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब ये हुआ पहले रिफ्लेक्ट करना एक मीडियम से दूसरे, और ट्रांसमिट मतलब पूरी तरह से चला ट्रांसमिट हो जाना। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे मीडियम वाइज ट्रांसमिट करती है। तो एक होती है रिफ्लेक्टेड, एक होती है रिफ्रैक्टेड लाइट, अलग अलग मीडियम अलग अलग, एक रिफ्लेक्ट कर जाती है पूरी तरह से और एक होती है रिफ्रैक्ट यानी वापस आना। तो एक दो टाइप की लाइट होती है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने आपको मिल्क एंड वाटर का एग्जांपल बताया, ब्लू दिखता है जब वो उसको रिफ्लेक्ट मतलब पूरी तरह से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करते हैं तब वो ब्लू दिखता है, लेकिन वो ट्रांसमिट कर जाती है तो रेड हो जाती है लाइट। सो फाइनेस्ट गोल्ड सोल भी रेड इन कलर होती है, और जो उसके पार्टिकल की जो साइज़ होती है वो भी बढ़ती है। और देखो पर्पल दिखने लगती है, ब्लू भी दिखने लगती है, और उसके बाद फाइनली गोल्डन आता है। सो ये याद रखना कि गोल्ड सॉल कभी पूछे तो उसका पहला रेड कलर होता है, देन पार्टिकल की साइज बढ़ती है, उसके बाद पर्पल कलर बनता है, देन ब्लू बनता है, उसके बाद गोल्डन कलर आता है। सो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। सो इसमें देखो गोल्ड सॉल का एग्जाम्पल याद रख के चल सकते हो। और कलर जो है वो उसकी लाइट, मैंने आपको क्या बताया था, वेवलेंथ, और वेवलेंथ किस पे, नेचर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। ऐसे आप याद रखोगे तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। ओके, सो बाकी आपको इसमें कुछ खास नहीं है। सो ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आता है ब्राउनियन मूवमेंट, वो आपका बेसिकली बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। सो ये देखते हैं। अब देखो ब्राउन में मूवमेंट करेंगे, ब्राउनियन। अच्छा, ब्राउनियन मूवमेंट यानी कोई नाम ही ऐसा दिया है जिससे कुछ मूवमेंट की बात की गई हो, कुछ ब्राउन कलर रिलेटेड कुछ बात हो, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, सो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या बोला है ब्राउनियन मूवमेंट में। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर करना। सो ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है, कोलोइडल सोल्यूशन को हम व्यू कराते हैं एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। जो भी कोलोइडल सोल्यूशंस है उनको हम पूरी तरह से व्यू कराते हैं किसमें, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट लेवल पे। ओके, सो इसके बाद क्या होता है कि जब भी हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में पावरफुल मूवमेंट कराते हैं तो जो कोलोइडल पार्टिकल अपीयर करता है वो एक है ना, जो भी कोलोइडल पार्टिकल अपीयर करता है वो एक स्टेट कॉन्टीन्यूअस जिगजैग मोशन करता है ऑल ओवर द फील्ड ऑफ व्यू। आप याद रखना इसमें ब्राउनियन मूवमेंट में आपको एक चीज़ वर्ड ही याद रख लेनी है, जिगजैग। जिगजैग, आप कोलोइडल पार्टिकल को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा, ये जिगजैग कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन करेगा पूरे फील्ड में। तो आपको ये जो मोशन आपको दिखेगा वो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था ब्रिटिश बोटैनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने, जिसको हम क्या, रॉबर्ट ब्राउन ने ही ये कंसेप्ट दिया था, उसी से नाम पड़ गया ब्राउनियन मूवमेंट। आप फिगर देख सकते हो, देखो मैं आपको बताती हूँ किस टाइप का फिगर बनता है इसमें, ज़रा ध्यान देना। देखो कुछ इस टाइप में बनता है। ये देखो, ये जो है ना, ये क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स है, ये कोलोइडल पार्टिकल्स है। ओके, अब ये कोलोइडल पार्टिकल्स आपस में अलग अलग पोजीशन पे थे, है ना। ये देखो, ये इधर एक कोलोइडल पार्टिकल है, फिर इधर एक कोलोइडल पार्टिकल है, वापस इधर एक है, फिर इधर है, फिर नीचे गए, इधर एक बना, फिर ऐसे इधर आया, फिर ऐसे बना, फिर इस टाइप में ऐसे बना, ऐसे बना। तो ये जो है ना, ये कंटिन्यूएशन में देखो जिगजैग मोशन हो रहा है। अगर आप इसको देख सकते हो तो मैं एरो, आप देखना बुक में क्लियरली आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। आप एरो अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना, कोई गड़बड़ हुई है, यस, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे। ओके, सो आप ये कैसा है मोशन, कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन है। और ये क्या है, ये आपके कोलोइडल पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल। ओके, सो ये जो कोलोइडल पार्टिकल है अलग अलग जगह पे फिक्स बैठे हुए होते हैं, और इनमें कैसा होता है ब्राउनियन मूवमेंट जिसे हम कहते हैं वो इसमें ऑब्जर्व किया गया है। और ये देखो जिगजैग पैटर्न बनता है, कैसा है, ये जिगजैग पैटर्न है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, ये जिगजैग पैटर्न होता है। और ये जो मोशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर, मतलब कोलोइड से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो मोशन इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द नेचर ऑफ द कोलोइड, बट डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल पे, उसकी विस्कोसिटी पे, वो याद रखना। जितना स्मॉलर साइज होगा उतनी कम विस्कोसिटी होगी और उतना फास्टर मोशन होगा। ये है आपका ब्राउनियन मूवमेंट। और ब्राउनियन मूवमेंट को एक्सप्लेन किया था, मतलब बहुत पहले
लेटर इस पर पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सप्लेन किया था टू बी ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब इतना ज़्यादा अनबैलेंस्ड बॉम्बार्ड कर दिया था इतने ज़्यादा कोलोइडल पार्टिकल्स को, तो ये जो मॉलिक्यूल्स मतलब बाय द मॉलिक्यूल्स डिस्पर्जन मीडियम में, तो ये जो ब्राउनियन मूवमेंट था उसने मतलब कह सकते हैं एक स्टीयरिंग इफेक्ट विच डज नॉट परमिट द पार्टिकल टू सेटल। अब एक बार अगर मान लो बहुत ज़्यादा पार्टिकल आ गए तो उसको सेटल डाउन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद फिर ये स्टीयरिंग मतलब ये जिगजैग का पैटर्न, ये स्टीयरिंग पैटर्न फॉलो करना वो भी मुश्किल हो जाता है। सो याद रखना कि कभी भी हम ये नहीं कर सकते, मतलब फिर अगर आपने ज़्यादा पार्टिकल को अलाउ कर दिया तो वो परमिट ही नहीं करेगा और पार्टिकल को सेटल डाउन होने के लिए, और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा स्टेबिलिटी के लिए। सो याद रखना कि हमें कभी भी कोलोइडल पार्टिकल को एक स्टेबल फॉर्मेशन में, मतलब एक बैलेंस्ड फॉर्मेशन में करना चाहिए। ओके, सो इसने वही बोला है कि पहले उसने अनबैलेंस्ड फॉर्मेशन में किया था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर बाद में उसने बैलेंस फॉर्मेशन में किया तो जिगजैग पैटर्न फॉलो हो गया। सो यहाँ पे वही बोला है कि इट एक्सप्लेन ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट, मतलब उसने हैज़ बीन एक्सप्लेन किया, पहले अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट रखा था पार्टिकल का मोशन में, तो पहले अनबैलेंस्ड रख के उसने एक्सप्लेन किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था, लेकिन उसने ये भी बताया कि जो ये ब्राउनियन मूवमेंट आप देख रहे हो कि स्टीयरिंग इफेक्ट देगा, जो ये परमिट नहीं करता है पार्टिकल्स को सेटल होने के लिए, और इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है स्टेबिलिटी के लिए। ओके, सो ये था आप लोगों का जिगजैग ब्राउनियन मूवमेंट। इसके बाद आता है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, वो हम नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो अभी तक आप लोग इतना कंप्लीट करके रखना, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।